हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 3 जनरल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज पेपर के यानी कि जीएससी पेपर के टॉप 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है। बटरफ्लाई स्ट्रोक जो है किस खेल से संबंधित है, तो तैराकी खेल से संबंधित है बटरफ्लाई स्ट्रोक। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पार्क स्टेडियम स्थित है। ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है कहाँ पे स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है ग्रीन पार्क स्टेडियम, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, कानपुर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितने भारतीय टेस्ट क्रिकेटर लोकसभा के सदस्य हैं। चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कितने भारतीय टेस्ट क्रिकेटर जो हैं वो लोकसभा के सदस्य हैं। तो दो भारतीय टेस्ट क्रिकेटर जो हैं वो लोकसभा के सदस्य हैं, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है। थॉमस कप जो है इसका संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन खेल से संबंध है थॉमस कप का, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जसपाल राणा का संबंध किस खेल से है। जसपाल राणा जो है और इनका संबंध किस खेल से है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। निशानेबाजी से संबंध है जसपाल राणा का, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का फ्लाइंग सिख कौन कहलाता है। भारत के जो फ्लाइंग सिख हैं वो कौन कहलाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मिल्खा सिंह जो है ये भारत के फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं। भारत में फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह जो है वो जाने जाते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेसबॉल की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल का जो टीम होता है, तो दोनों तरफ का जो टीम होता है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 9 खिलाड़ी होते हैं, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिम्बा राम संबंधित है। लिम्बा राम जो है वो किससे संबंधित है, तो तीरंदाजी से संबंधित है लिम्बा राम, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर है। युवा शतरंज भारत का ग्रैंड मास्टर कौन है, चार ऑप्शन में से आपको बताना है, तो विश्वनाथ आनंद, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा, शतरंज खेल की शुरुआत हुई थी। शतरंज खेल की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी, तो भारत से ही हुई थी शतरंज खेल की शुरुआत, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुल्स आई का प्रयोग किस खेल में होता है। बुल्स आई का जो प्रयोग है वो किस खेल में किया जाता है, तो बुल्स आई का प्रयोग किया जाता है निशानेबाजी के खेल में, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी का संबंध है, तो रणजी ट्रॉफी का जो संबंध है वो किस खेल से है, तो रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया गया था, यानी कि पहला क्रिकेट विश्व कप जो है इसका आयोजन कब किया गया था, तो वर्ष 1975 में 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकेटों के दोनों छोरों में परस्पर दूरी कितनी होती है, तो 22 गज की दूरी होती है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। और देखिए, अगर आपका जो जीएससी पेपर है इसमें ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री से या फिर खेल से या फिर पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें ना अनेकों टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटिकल साइंस से, खेल से, कंप्यूटर से संबंधित, विज्ञान से संबंधित, सामान्य ज्ञान से संबंधित, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहेगा, बिहार जीके का क्वेश्चन रहेगा, उसका जो इंपॉर्टेंट डेट होता है, महत्वपूर्ण तिथि होता है, या फिर महत्वपूर्ण घटनाक्रम होता है, कला और संस्कृति होता है, इस सबसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और इसके लिए आप लोग क्या किस चीज़ से तैयारी कर सकते हैं, तो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं गेस्ट पेपर से आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन गेस्ट पेपर में क्या होता है, गेस्ट पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत दिया रहता है, जिस वजह से क्या होता है आप एग्जाम में यहाँ पढ़ लेते हैं गेस्ट पेपर में वही, और एग्जाम में जाकर के वो गलत कर देते हैं। इसलिए अगर आप चाहें तो ये PDF भी ले सकते हैं। इसमें आपको जितना भी आपके एग्जाम में टॉपिक पूछा जाएगा उस सभी टॉपिक से संबंधित 1000+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। अगर आपको हम बता दें कि 100 क्वेश्चन दें और 100 में से 100 आ ही जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा कोई कर भी नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि 100 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा और 100 क्वेश्चन आप करके जाएगा, तो ऐसा हो नहीं सकता है। 200 भी करके जाएगा फिर भी आपके 100 क्वेश्चन आपसे कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उससे 10 गुना ज़्यादा, कम से कम आपको 1000+ क्वेश्चन, 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको करके जाना पड़ेगा एग्जाम में जाने से पहले, तभी जाकर के आप सभी क्वेश्चन को हल कर पाइएगा, बना पाइएगा। इसके लिए आप ये PDF ले सकते हैं, इसमें आपको 1000+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। और इसी तरह का, जिस तरह से ये PDF देख रहे हैं, इसी तरह का PDF में आपको क्वेश्चन रहेगा, 1000+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। और ये सभी टॉपिक से रहेगा, यहाँ पर देख रहे हैं जितना टॉपिक, इस सभी टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये सभी टॉपिक से जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, उस सभी क्वेश्चन आपको 1000+ ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। अब लेना किस तरह से इस PDF को, तो वो देखिए। और इसके साथ साथ 1000+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों को 19, 20, 21, 22, 23 ये जो 5 साल में, पिछले 5 साल में जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो सभी क्वेश्चन का भी PDF मिल जाएगा। तो ये तो आप लोग जैसे गेस्ट पेपर से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें जो है 1000+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्शन है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसको अच्छे से आप लोग कवर कर लीजिएगा। लेना किस तरह से इस PDF को, तो देखिए, नंबर है 7903820891। इस नंबर को जैसे ही आप लोग फोनपे, गूगल या पेटीएम में डालिएगा, नाम आ जाएगा गौतम, उसमें आपको क्या करना है, ओनली 10 रुपीज़ पे करना है। ओनली 10 रुपये पे करके आप लोग इस PDF को ले
सकते हैं। और जैसे ही पे कीजिएगा 10 रुपये, उसका स्क्रीनशॉट क्या करना है आपको इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना है, ठीक है। और इस नंबर पर प्लीज़ आप लोग कॉल नहीं कीजिएगा, ओनली आप लोग 10 रुपये पे करके व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा और व्हाट्सएप पे आपको ये PDF मिल जाएगा। इस PDF को लेकर के आप लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इसमें जो आंसर है वो बिल्कुल सही दिया हुआ, गेस्ट पेपर की तरह नहीं है कि गेस्ट पेपर में बहुत सारा आंसर क्या होता है गलत दिया रहता है, समझ गए। और उसके साथ साथ आपको 19, 20, 21, 22, 23 का क्वेश्चन में मिल जाएगा प्रीवियस ईयर का, ठीक है। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, तो अगला क्वेश्चन था हमारा क्रिकेट के बल्ले की अनुमानित लंबाई कितनी होती है। तो उसका जो अनुमानित लंबाई है वो 38 इंच का होता है। कितना होता है, तो 38 इंच का, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस विकेट कीपर ने टेस्ट क्रिकेट में विकेट के पीछे सबसे ज़्यादा विकेट लिए, किसने लिए हैं, तो ये लिया है मार्क बाउचर ने। किसने, तो मार्क बाउचर ने लिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यानी कि 4 ऑप्शन में से किस गेंदबाज ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे। सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिया था, तो मुरलीधरन ने लिया था एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा मुरलीधरन। अगला क्वेश्चन है हमारा टेस्ट मैचों में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन है। तो पहले गेंदबाज कौन है जो कि टेस्ट मैचों में 500 विकेट ले चुके हैं, उनका नाम है कोर्टनी वॉल्स, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस लकड़ी से क्रिकेट के बल्ले का निर्माण होता है। जो बल्ला होता है आप लोग बैट होता है उसका निर्माण किस चीज़ की लकड़ी से होता है, तो सालकिस की लकड़ी से। किसकी लकड़ी से, तो सालकिस की जो लकड़ी होती है उसी की लकड़ी से क्रिकेट के जो बल्ला होता है उसका निर्माण किया जाता है, बैट का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन थे। तो टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज जो है हरभजन सिंह थे, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। देखिए सभी टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इससे पहले आपको जैसे हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं, पॉलिटिकल साइंस का करवा चुके हैं, ये तो सेट है। और सेट में क्या रहता है, एक साथ क्वेश्चन नहीं रहता है, जैसे कि हिस्ट्री का अलग इस तरह का अलग, मतलब सेट में हर एक टॉपिक से क्वेश्चन रहता है फिक्स। तो अभी जैसे खेल का क्वेश्चन देखने, इसके बाद आपका आएगा, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसका क्वेश्चन आएगा, यानी कि एक सेट में क्या रहेगा आपका 200 को अगर करवा रहे हैं और टोटल आपको 4 से 5 सेट करवा देंगे आपके एग्जाम से पहले। और अगर ये 400-500 क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें 1000+ क्वेश्चन रहेगा तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। इससे पहले भी कई सारा सेट आपको ऑलरेडी करवा चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप लोग चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुटबॉल विश्व कप 2014 कहाँ आयोजित हुआ था। तो ये आयोजित हुआ था ब्राजील में। ब्राजील में आयोजन किया गया था फुटबॉल विश्व कप 2014 का, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फीफा विश्व कप 2018 यानी कि फीफा विश्व कप 2018 का जो आयोजन है ये कहाँ पे हुआ था, तो रूस में हुआ था, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कितनी बार ब्राज़ील ने फुटबॉल विश्व कप प्रतियोगिता जीती है। कितनी बार ब्राज़ील ने ये फुटबॉल विश्व कप की जो प्रतियोगिता है उसको जीता है, तो 5 बार, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है। तो फेडरेशन कप जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि के कार्य में संलग्न है, यानी कि लगी हुई है। कितने भारत की जो कितनी प्रतिशत आबादी है ना जो वर्तमान समय में कृषि में ही लगी हुई है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 70% आबादी, ऑप्शन बी हो जाएगा। और कहीं पर अगर आपको 67 दिख जाए तो आप लोग 67 में भी लगा सकते हैं अगर 70 नहीं रहे तो। अगला क्वेश्चन है हमारा सरिस्का और रणथोड़ निम्नलिखित में से किसका सुरक्षा स्थान है। ये जो जगह है सरिस्का और रणथोड़, ये जो रणभोड़ है ना, तो ये जो स्थान है ये किसका सुरक्षा स्थान है, तो ये बाघों का सुरक्षा स्थान है, ये दोनों सरिस्का और रणथोड़, ठीक है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा बाघों का। और अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बना है, यानी कि भारत का प्रथम कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उससे मुक्त राज्य प्रथम कौन सा बना है, तो हिमाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। पेरियार टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में स्थित है, तो केरल राज्य में स्थित है पेरियार टाइगर रिजर्व, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजैविक पर्यावरण को एक घास के रूप में नहीं माना जाता है। किसको नहीं माना जाता है, तो पौधे को, ऑप्शन ए हो जाएगा। अजैविक पर्यावरण को एक घास के रूप में पौधे को नहीं माना जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था। ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसको किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था, तो बंगाल के बाघ की, यानी कि बंगाल टाइगर जो है उसकी रक्षा करने के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ पे स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य, तो ये स्थित है उत्तराखंड में, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। याद रखिएगा उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य। अगला क्वेश्चन है सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरवन टाइगर रिजर्व।
अगला क्वेश्चन है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर भी कहा जाता है, वह डैश में स्थित है। ये जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसको कि कंचनजंगा बायोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ पे स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। और अगर आपसे अब एग्जाम में पूछा जाए कि सिक्किम की राजधानी कहाँ है, तो याद रखिएगा गैंगटॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में? ऊपर देखे थे ना रणथंभौर के बारे में, तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? भारत का वो कौन सा राज्य है जहाँ पर ना सबसे ज़्यादा मात्रा में वन ही है, जंगल ही है? तो मध्य प्रदेश में। और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन, और सेम क्वेश्चन 2021 में भी पूछा गया था। इस साल भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है टाइगर परियोजना कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो टाइगर परियोजना कार्यक्रम जो है इसको शुरू किया गया था वर्ष 1973 में, 1973 में टाइगर परियोजना कार्यक्रम को शुरुआत की गई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य रिजर्व है। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य रिजर्व जो है वो जिम कॉर्बेट है, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। जिम कॉर्बेट जो है भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। अगला क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1906 में वन अनुसंधान संस्थान जो कि देहरादून में, इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1906 में। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच सीमा रेखा है? देखिए मैकमोहन रेखा तो आप लोग जानते होंगे, तो ये भारत और किस देश के बीच है? तो सबको पता होगा भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो सबको पता है बिहार राज्य में कुल 38 जिले हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कावेरी नदी विवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस किस के बीच है? यानी कि कावेरी नदी का जो विवाद का संबंध है यह किस किस राज्य के बीच है? तो ये है कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच कावेरी नदी विवाद का संबंध। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मांड के अध्ययन को डैश के नाम से जाना जाता है, यानी कि ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो कॉस्मोलॉजी। किसके नाम से? तो कॉस्मोलॉजी के नाम से ब्रह्मांड के अध्ययन को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस जल प्रणाली पर है? राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है ये किस जल प्रणाली पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली पर है राष्ट्रीय जलमार्ग 2, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य ने घरों में वर्षा जल संचय को अनिवार्य बनाया है? सिंपल सा क्वेश्चन है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जिसने कि घरों में, सभी के घरों में वर्षा के जल को संचय करने के लिए अनिवार्य किया, यानी कि वर्षा का जो जल होता है, वर्षा का जो पानी होता है उसको एकत्र करने के लिए अनिवार्य कर दिया गया। किस राज्य में ऐसा हुआ है? तो तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है वो देहरादून में स्थित है, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व भर में बच्चों की बेहतरी करता है? कौन सा संगठन जो है ये विश्व भर में बच्चों की बेहतरी करता है? तो यूनिसेफ जो है इसको बच्चों की देखभाल के लिए बनाया गया था। इसका एक काम यही है कि पूरे विश्व भर में कहाँ पर बच्चों में कुपोषण की कमी है उसको दूर किया जाए, किस तरह से दूर किया जाए, यानी कि बच्चों के जितना देखभाल होता है उसी के लिए यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लीग ऑफ नेशंस, इसकी स्थापना की गई थी। तो लीग ऑफ नेशंस की जो स्थापना है ये 10 जनवरी 1920 को किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा पेरिस में स्थित है यूनेस्को का मुख्यालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कौन है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो देखिए चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए, ये चारों जो है पांचों जो है ये क्या है? तो ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, चीन, फ्रांस और ये रूस और यूके। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की अवधि कितनी होती है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की जो अवधि है ये होती है 2 साल की, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसके 6 अंग है, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 24 अक्टूबर वर्ष 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यानी कि 4 ऑप्शन में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? अब 4 देश का नाम दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा देश जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो अभी ऊपर
देखे थे अस्थायी सदस्य कौन कौन है, उसमें ऑस्ट्रेलिया तो नहीं था, यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य में नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस, यूएसए ये सब क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका ने पहला संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन था? अफ्रीका के पहला संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन था? तो उसका नाम था बुतरस बुतरस घाली। बुतरस बुतरस घाली जो है अफ्रीका के पहले संयुक्त राष्ट्र का महासचिव था। बुतरस बुतरस घाली, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? देखिए 4 नाम दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को इस चारों में से कौन नियुक्त करता है। तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को नियुक्त किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला भारतीय महासचिव कौन था? संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले भारतीय महासचिव कौन थे? तो विजया लक्ष्मी पंडित। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। विजया लक्ष्मी पंडित जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले भारतीय महासचिव थे, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा था, यानी कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ से कब जुड़ा था? तो वर्ष 1945 में भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा था, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? इसका आंसर तो ऊपर ही देख चुके थे, देहरादून में स्थित है वन अनुसंधान संस्थान, जिसकी स्थापना वर्ष 1906 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है ये हैदराबाद में स्थित है, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला जो है ये स्थित है पुणे में, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की जो संख्या है वो होती है 15, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वो संस्था बताइए जिसे संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया था? तो किसको स्थापित किया गया था मानव अधिकार आयोग के स्थान पर? तो मानव अधिकार परिषद को स्थापित किया गया था मानव अधिकार आयोग के स्थान पर, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो हेग में स्थित है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। हेग में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ऊपर जो क्वेश्चन देखे थे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है हेग में, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वाशिंगटन DC में स्थित है विश्व बैंक का मुख्यालय, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये मानव अधिकार संगठन है। क्या है एमनेस्टी इंटरनेशनल? तो मानव अधिकार संगठन है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहाँ आयोजित हुआ था? पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो बेलग्रेड में किया गया था पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आयोजन, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य देश नहीं है? आसियान जो है उसके सदस्य देश 4 ऑप्शन में सबको बताना है कौन नहीं है। तो हम लोग जानते हैं फिलिप्स, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये सब क्या है तो आसियान के सदस्य देश है, लेकिन चीन तो आसियान का सदस्य देश नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? अब सार्क का सदस्य देश कौन नहीं है? तो भारत, मालदीव, भूटान ये सब सार्क का सदस्य है, लेकिन म्यांमार तो सार्क का सदस्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है? यानी कि मधुबनी किस राज्य में आता है? तो यह आता है बिहार में, यानी कि लोक चित्रकला की जो मधुबनी शैली है ये भारत के बिहार राज्य में प्रसिद्ध है, फेमस है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई है? उड़ीसा शास्त्रीय डांस जो है, नृत्य जो है, इसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई है? तो उड़ीसा राज्य से ही हुई है। और उड़ीसा शास्त्रीय डांस है तो उसका उत्पत्ति तो उड़ीसा से ही होगा, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य शैली है? भारतीय लोक नृत्य शैली 4 ऑप्शन में से आपको बताना है वो कौन सी है। तो गरबा जो है भारतीय लोक नृत्य शैली है, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथकली नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? तो कथकली डांस जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो केरल से हुई थी कथकली डांस की उत्पत्ति, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोपीनाथ निपुण थे? तो गुरु गोपीनाथ किस में निपुण थे? तो कथकली में निपुण थे गुरु गोपीनाथ, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, यानी कि डांस है? तो सबको पता होगा डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध है, तो गुजरात का है, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। वैसे ये भारत के सभी राज्यों में अधिकतर गाया बजाया जाता है, लेकिन ये डांडिया मुख्य रूप से फेमस कहाँ पे है? तो गुजरात में है।
अब गरबा एक नृत्य है, तो गरबा जो एक नृत्य है ये कहाँ का है, सबको पता होगा, गरबा है गुजरात का डांस है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी डांस यानी कि कुचिपुड़ी प्रसिद्ध नृत्य शैली जो है ये कहाँ पे प्रसिद्ध है, तो कुचिपुड़ी प्रसिद्ध नृत्य शैली जो है ये आंध्र प्रदेश में फेमस है, प्रसिद्ध है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा पुरी की रथ यात्रा किसके उपलक्ष्य में आयोजित की जाती है। आप लोग जानते होंगे पुरी की रथ यात्रा निकाली जाती है उड़ीसा में, तो ये किस भगवान के उपलक्ष्य में यानी कि किस भगवान के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया जाता है, तो भगवान जगन्नाथ की उपलक्ष्य में पूरी रथ यात्रा को निकाला जाता है हर एक साल, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कामाख्या मंदिर स्थित है। भारत के किस राज्य में ना कामाख्या मंदिर स्थित है, तो भारत के असम राज्य में कामाख्या मंदिर जो है स्थित है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृता शेरगिल प्रसिद्ध है, तो अमृता शेरगिल जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी कि मूर्तिकार है, चित्रकार है, संगीतकार है या नर्तक है, तो अमृता शेरगिल जो है एक प्रसिद्ध चित्रकार है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अमृता शेरगिल एक प्रसिद्ध चित्रकार है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है 80 नंबर। किमानो किस देश की एक पारंपरिक परिधान है। किमानो जो है ना ये किस देश की एक पारंपरिक परिधान है, जैसे होता है ना कहीं किसी क्षेत्र का पारंपरिक परिधान होता है, धोती कुर्ता या साड़ी होता है, वैसे ही किमानो जो है ना किस देश का, किमानो कुछ वस्त्र का नाम है, ठीक है, तो किमानो जो है ये जापान का एक पारंपरिक परिधान है, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, जापान का। अगला क्वेश्चन है राग कामेश्वरी की रचना कंपोज है, यानी कि ये राग कामेश्वरी वो जो म्यूजिक होता है, संगीत होता है, उसमें राग होता है, तो उसी का जो राग कामेश्वरी है इसकी रचना जो है क्या है, तो किसने किया था, तो पंडित रविशंकर ने किया था राग कामेश्वरी की रचना, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मियाँ मल्हार राग किसने बनाया है, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो तानसेन ने बनाया मियाँ मल्हार को। और तानसेन के बारे में आपको पूछा जाए तो याद रखेगा, तानसेन का अगर आपसे पूछा जाए तानसेन किसके दरबार में थे, तो आपको पता ही होगा अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक कौन थे, तानसेन थे। तानसेन के बचपन का नाम पूछा जाए, क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा तानसेन के बचपन का नाम था तन्ना मिश्र। तानसेन की पत्नी का नाम पूछा जाए तो याद रखिएगा हुसैनी। और आपसे जब पूछा जाए तानसेन का जो मकबरा है वो कहाँ पे स्थित है, तो ग्वालियर में स्थित है। इतना सब कुछ आपको याद रखना है, इसमें से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो मियाँ मल्हार की रचना तानसेन ने किया था। अगला क्वेश्चन है द लास्ट सफ़र किसका सबसे उत्कृष्ट कार्य है। द लास्ट सफ़र जो है ये सबसे उत्कृष्ट कार्य किसका है, तो लियोनार्डो दा विंची का है। द लास्ट सफ़र सबसे उत्कृष्ट कार्य, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध चित्रकारी मोनालिसा किसने बनवाई है। जो प्रसिद्ध चित्रकारी मोनालिसा की पेंटिंग है इसको किसने बनाया, तो लियोनार्डो दा विंची ने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लियोनार्डो दा विंची ने जो मोनालिसा का पेंटिंग है उसको बनाया, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध चित्रकार पब्लो पिकासो कौन था। पब्लो पिकासो जो प्रसिद्ध चित्रकार था ये था कौन, कहाँ का रहने वाला था, तो स्पेनिश का रहने वाला था प्रसिद्ध चित्रकार पब्लो पिकासो, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, तो भारत की जो पहली फिल्म थी वो थी राजा हरिश्चंद्र, लेकिन भारत की पहली बोलती हुई फिल्म जो थी वो थी आलम आरा। समझ गए, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से चार ऑप्शन में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। शास्त्रीय नृत्य शैली चार ऑप्शन में से आपको बताना है वो कौन सी है, तो मणिपुरी जो है शास्त्रीय नृत्य शैली है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है थिल्लाना एक प्रारूप है, तो थिल्लाना जो है किसका एक प्रारूप है, तो भारतनाट्यम का एक प्रारूप है थिल्लाना, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती किसने बनवाई है। मशहूर पेंटिंग जिसका कि नाम है हंस दमयंती, ये किसने बनवाई है, तो राजा रवि वर्मा ने मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती को बनवाया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एंजली एला मेनन एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, तो एंजली एना मेनन जो थे एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व जो थे वो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, यानी प्रसिद्ध व्यक्ति थे चित्रकला के क्षेत्र में, जिनका की नाम था एंजली एला मेनन, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन चित्रकला की बिरादरी में प्रसिद्ध है, यानी कि चित्रकला की बिरादरी में कौन प्रसिद्ध है, तो राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा जो है ये चित्रकला में प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है यामिनी कृष्णामूर्ति किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। यामिनी कृष्णामूर्ति जो है किस डांस शैली के लिए यानी किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है, तो भारतनाट्यम के लिए यामिनी कृष्णामूर्ति जो है ये प्रसिद्ध है, फेमस है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका सितार के साथ जुड़ाव नहीं है। चार ऑप्शन में सबको बताना है किसका सितार के साथ जुड़ाव नहीं है, तो देखिए अमीर खुसरो, उस्ताद अलाउद्दीन खान, विलायत खान, इन सभी का सितार के साथ जुड़ाव है, लेकिन रविशंकर जो है इनका सितार के साथ जुड़ाव नहीं है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंडित शिव कुमार शर्मा किसके प्रतिपादक थे, तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो थे संतूर वादन करते थे, संतूर को बजाते थे, संतूर के प्रतिपादक थे पंडित शिव कुमार शर्मा, ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है उस्ताद अमजद अली खां को किस संगीत उपकरण में महारत हासिल है। उस्ताद अमजद अली खां जो है इनको किस संगीत उपकरण में महारत हासिल है, तो सरोद वादन में, सरोद के लिए जाने जाते हैं उस्ताद अमजद अली खां, इसमें इनको महारत हासिल है उस्ताद अमजद अली खां को सरोद में। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय मुखर संगीत का प्राचीन रूप क्या है। भारतीय मुखर संगीत जो है इसका प्राचीन रूप ध्रुपद होता है, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, याद रखिएगा ध्रुपद। अगला क्वेश्चन है हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत उपकरण के साथ है। तो हरिप्रसाद चौरसिया जो थे ये बांसुरी वादन करते थे, बांसुरी बजाते थे हरिप्रसाद चौरसिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे, तो सबको पता होगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो थे शहनाई वादन के लिए, शहनाई बजाने के लिए प्रसिद्ध थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 1 सितंबर को, यानी कि सितंबर नहीं दिसंबर को, 1 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष विश्व एड्स दिवस के रूप में, ऑप्शन डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 1952 में, वर्ष 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, ऑप्शन सी हो जाएगा। और यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है हमारा 100 क्वेश्चन। अब बढ़ते अपने 101 नंबर क्वेश्चन पर। शुरू में ही आपको बता दिए थे 200 क्वेश्चन करवा देंगे और सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। 101 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष बाघ कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। बाघ कार्यक्रम की जो शुरुआत है ये कब किया गया था, तो वर्ष 1973 में शुरुआत की गई थी बाघ कार्यक्रम की, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मानव अधिकार दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानव अधिकार दिवस के रूप में, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दिवस को प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन में नहीं मनाया जाता। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, वो कौन सा दिवस है जिसको कि एक निश्चित दिवस में, यानी कि फिक्स नहीं है। जैसे होता है ना कि 26 जनवरी के लिए फिक्स है कि 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे मनाया जाएगा, वैसे उसका फिक्स नहीं है। किसका फिक्स नहीं है, तो विश्व आवास दिवस का। विश्व आवास दिवस जो है इसका फिक्स नहीं है कि एक दिवस को ही मनाया जाएगा, इसका हर एक साल चेंज होते रहता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है योग्यता की उत्तरजीविता किसका कथन है। किसका कथन है, योग्यता की उत्तरजीविता, तो ये डैनविड का कथन है योग्यता की उत्तरजीविता, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेधा पाटेकर का नाम, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कल के एग्जाम में आपको पूछा भी जाए, तो याद रखिएगा मेधा पाटेकर का जो नाम है वो किसके साथ जुड़ा था। तो मेधा पाटेकर का नाम नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ठीक है। और चिपको आंदोलन के साथ याद रखिएगा किसका नाम जुड़ा हुआ था, तो सुंदरलाल बहुगुणा का नाम जुड़ा हुआ था। इस दो में से एक क्वेश्चन फिक्स है कि आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो 13वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो विजय केलेकर थे। कौन थे, तो विजय केलेकर 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भारत के पहले कमांडर और चीफ जो है वो करियप्पा थे, जनरल KM करियप्पा जो थे भारत के पहले कमांडर एंड चीफ थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा निर्धारण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा तय है उसका निर्धारण करने वाला पहला व्यक्ति जो है वो साइडल रेडक्लिफ था, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, साइडल रेडक्लिफ, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के परमाणु विज्ञान का पिता कहलाता है। भारत के जो परमाणु विज्ञान है उसका पिता भारत में कौन कहा जाता है, तो HJ भाभा कहा जाता है भारत में परमाणु विज्ञान का पिता, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी भी प्रदेश की पहली बार मुख्यमंत्री बनी। सिंपल सा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी महिला जो थी वो किसी भी प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी थी, तो सुचेता कृपलानी जो थी ये उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दुनिया का पहला उपग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो दुनिया का जो पहला उपग्रह ये सोवियत संघ के द्वारा शुरू किया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा किसने, सिंपल सा क्वेश्चन है, किसने यह गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इसको लिखा है। तो इसको लिखा था किसने, तो इकबाल ने लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस गीत को आपको लोग जानते होंगे, इस गीत को किसने लिखा है, तो इकबाल ने लिखा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में हरित क्रांति के संस्थापक नॉर्मन बोरलॉग निम्नलिखित में से किस देश के नागरिक थे। देखिए अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो स्वामीनाथन थे, जिनका कि हाल ही में कुछ दिन पहले निधन हो गया था। लेकिन विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो नॉर्मन बोरलॉग थे। तो भारत में हरित क्रांति के जनक, ये तो क्वेश्चन यहाँ पर गलत दिया गया। भारत में हरित क्रांति के जो संस्थापक थे जनक तो स्वामीनाथन थे, लेकिन क्वेश्चन जो है ये थोड़ा यहाँ पर चेंज होना चाहिए था, पर स्वामीनाथन होना चाहिए था। तो वो कौन थे, तो वो थे USA से, वैसे तो नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ठीक है।
और अगला क्वेश्चन, और इसके लिए आपको याद रखना है कि भारत हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरेलॉन्ग, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो प्रतिभा पाटिल थी, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। वर्तमान राष्ट्रपति पूछेगा तो सबको पता है द्रौपदी मुर्मू, और वर्तमान में उपराष्ट्रपति पूछेगा तो याद ही होगा आप लोग को जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि लोकतंत्र एक सरकार है जो लोगों के लिए, लोगों द्वारा और लोगों से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लोकतंत्र एक सरकार है, ये लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा है और लोगों से ही है लोकतंत्र। ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नई आर्थिक विकास नीति के तहत 19 जनवरी 2017 को उद्यमिता विकास योजना का उद्घाटन किस शहर में हुआ था? उद्यमिता विकास योजना का जो उद्घाटन है ये हुआ था मिजोरम शहर में। और ये कब हुआ था? तो 19 जनवरी 2017 को हुआ था। उद्यमिता विकास योजना का उद्घाटन भारत के मिजोरम शहर में। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या है? भारत का जो भारत के में जो उज्ज्वला योजना चलाया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा, इसका प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो इसका प्रमुख लक्ष्य ये है कि एलपीजी गैस कनेक्शन को प्रदान करना। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के द्वारा दीनदयाल उपाध्याय रसोई योजना, जिसमें कि 5 रुपये में भोजन कराया जाता है, यह उद्घाटन किया गया था? तो इसका उद्घाटन किया गया था मध्य प्रदेश में, जिसका कि नाम है दीनदयाल उपाध्याय रसोई योजना, जिसमें कि प्रत्येक व्यक्ति जो भी जाए वहाँ पे उसको 5 रुपये में लेकर के, केवल 5 रुपये लेकर के भोजन कराया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में इस योजना की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, डैश यानी कि यहाँ पर बढ़ाएगा क्या होना चाहिए? योजना केंद्र सरकार ने, यानी कि कौन सा योजना केंद्र सरकार ने प्रारंभ यानी कि शुरू में, ताकि खुले में शौचालय को रोका जा सके, इस दिशा में गृहस्थों समुदायों के लिए बहुत से शौचालय बनवाए गए। देखिए, स्वच्छ भारत अभियान के तहत, यहाँ पर ऑप्शन में होगा यहाँ पर जो है डैश में होगा स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान योजना के तहत केंद्र सरकार ने शुरुआत में जितने भी गृहस्थ थे, समुदाय थे, उन सबों के लिए शौचालय का निर्माण करवाया था। किस योजना के तहत? तो स्वच्छ भारत अभियान योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, किस योजना के तहत, यहाँ पर डैश योजना यानी कि किस योजना के तहत उद्घाटन केंद्र सरकार ने फसल बीमा के लिए तय किया, ताकि देश में जोत क्षेत्र में वृद्धि हो सके? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस योजना यानी कि डैश योजना, किस योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा योजना शुरू करने का लक्ष्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के बीच उद्यमियों को प्रोत्साहन करना था? किस योजना के तहत? तो स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत। देखिए, स्टैंड अप इंडिया योजना जो था, इसके तहत भारत सरकार ये चाहती थी, इनका लक्ष्य ये था कि भारत में जितने भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उनको उद्यमित प्रोत्साहन करने, यानी कि वो फैक्ट्री लगा सके, इंडस्ट्रीज लगा सके, ठीक है, वो खुद में विकास अपना कर सकें। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश समाज के कमजोर वर्ग को वित्तीय सेवाएं देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा योजना शुरू की गई थी? कौन सा जो योजना है वो कमजोर वर्ग के वित्तीय सेवाओं को देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना को शुरू किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस केंद्र सरकार की योजना का उद्देश्य गाँवों को आर्थिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए संगठित समूह में स्थापित करना था? किस केंद्र सरकार की वो कौन सा योजना था? तो उसका नाम था ग्राम उदय से भारत उदय। देखिए, जितना योजना है सबको अच्छे से याद रखिएगा। ग्राम उदय से भारत उदय, इस योजना के तहत भारत सरकार का इसका उद्देश्य ये था, इस योजना के तहत, कि भारत के जितने भी गांव हैं उसको आत्मनिर्भर बना कर संगठित समूह में स्थापित किया जाए। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परियोजना एक महत्वाकांक्षी केंद्र सरकार परियोजना है जो गंगा नदी को एक व्यापक तरीके से साफ और संरक्षित करने के प्रयास को एकीकृत करता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो नमामि गंगे परियोजना। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के घटक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। तो इस जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके अनुरूप में प्रधानमंत्री ने किस योजना का शुरुआत किया था? तो सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार की योजना सभी राज्यों के क्षेत्रों और भारत के जिलों के बीच संबंधों को मजबूत करेगा। तो कौन सा योजना मजबूत करेगा? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये जो योजना है ये केंद्र सरकार की योजना है, जिसके तहत कि भारत के जितने भी राज्य और उसके जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उन सबको संगठित करेगा, मजबूत करेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले घरों को एलपीजी सिलेंडर की सुविधा उपलब्ध कराना। तो ये कौन सा योजना था? तो ये जो था इसका हो जाएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। तो ऊपर ही देख लेते, एलपीजी उपलब्ध करवाया जाएगा जितने भी भारत के व्यक्ति है गरीबी रेखा के नीचे है, पॉवर्टी लाइन के नीचे, उन सभी को उस भारतीय उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश यानी कि किस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा यात्रियों को 10 लाख रुपए का बीमा जबकि टिकट का बुकिंग करते समय 92 पैसे का भुगतान किया जाता है, यानी कि 92 पैसे में 10 लाख रुपए का बीमा केंद्र सरकार के द्वारा किस योजना के अंतर्गत किया जाता है? तो रेल यात्रा बीमा योजना के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, रेल यात्रा बीमा योजना के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार की योजना का उद्देश्य गर्भावस्था के प्रथम 6 महीने तक गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच प्रदान करना है। ये किस योजना के तहत होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत, यानी कि ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है? अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो नेल्सन मंडेला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेल्सन मंडेला को अफ्रीका में गांधी के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ गांधी जी हैं, उनको सम्मान के रूप में देखा जाता है, सम्मान की नज़र से याद किया जाता है, वैसे ही अफ्रीका में गांधी के नाम से प्रसिद्ध है नेल्सन मंडेला। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से क्या तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? यानी कि तीसरा क्षेत्र के अंतर्गत, चार ऑप्शन में से आपको बताना है कौन आता है। तो ऊर्जा आपूर्ति आता है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष 14 बैंकों को एक साथ राष्ट्रीयकृत किया गया था? किस वर्ष 14 बैंकों को एक साथ राष्ट्रीयकृत किया गया था? तो वर्ष 1969 में एक साथ 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड किन क्षेत्रों के विकास से संबंधित है? नाबार्ड जो है यह किस क्षेत्र के विकास से संबंधित है? तो कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास से संबंधित है नाबार्ड, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 रुपये के कागजी मुद्रा पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपये का जो कागजी मुद्रा होता है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है 1 रुपये के कागजी मुद्रा पे। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, ई बैंकिंग में ई को किस रूप में निरूपित किया गया है? ई बैंकिंग जो आप सुनते होंगे उसमें ई को जो है किस रूप में निरूपित किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक के रूप में निरूपित किया गया ई बैंकिंग में ई को। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है? भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक जो है भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है, यानी कि क्या हो जाएगा ऑप्शन? तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय ये मुंबई में स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1935 में। इसको अच्छे से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसको किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया था? तो वर्ष 1949 में, 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक को राष्ट्रीयकृत किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहा जाता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहा जाता है? तो उसको निजीकरण कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा भारत की राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है? भारत की राजकोषीय नीति का उद्देश्य कौन नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन जो है ये भारत की राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में इनमें से चार ऑप्शन में से किस उद्योग में सबसे बड़ा निवेश है? भारत में इस चार ऑप्शन में से किस में सबसे ज़्यादा निवेश होता है? तो स्टील में होता है भारत में सबसे ज़्यादा निवेश। ऑप्शन सी हो जाएगा। और इस चार में से, ऐसा नहीं कि भारत में सबसे ज़्यादा निवेश स्टील में होता है, इस चार ऑप्शन में से आपको बताना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सामान्यतः भारतीय संसद में वित्त बचत प्रस्तुत करता है? भारतीय संसद में वित्त बचत को प्रस्तुत कौन करता है? तो जो वित्त मंत्री होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वो भारत में वित्त बचत को प्रस्तुत करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से यानी कि चार ऑप्शन में से किस क्षेत्र में कार्य संस्था अधिकतम है, यानी कि भारत के किस क्षेत्र में ना कार्य संस्था जो है वो सबसे ज़्यादा है, अधिकतम है? तो कृषि के क्षेत्र में, सबको पता होगा भारत में कृषि के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कार्य संस्था जो है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति में अंदर कहा जाता है? राजस्व व्यय को राजस्व प्राप्ति के अंदर क्या कहा जाता है? तो राजस्व घाटा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यानी कि चार ऑप्शन में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? चार ऑप्शन में सबको बताना है कि कौन सा जो है वो प्रत्यक्ष कर है। तो संपदा कर जो है वो प्रत्यक्ष कर है, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? चार ऑप्शन सब ऊपर क्या था? तो प्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो संपदा कर देख लिए, प्रत्यक्ष कर है। अब इसमें आपको बताना है कि प्रत्यक्ष कर कौन नहीं है। तो आय कर, संपत्ति कर, अपहार कर, ये सब क्या है? तो प्रत्यक्ष कर है। लेकिन विक्रय कर जो है ये प्रत्यक्ष कर नहीं है, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कर राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है? कौन सा कर राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है? तो मनोरंजन कर को, यानी कि मनोरंजन टैक्स को राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 10वां वित्त आयोग जो है उसके अध्यक्ष कौन है? तो 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी पंत। केसी पंत है 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष।
अगला क्वेश्चन है 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 13वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर विजय केलकर हैं। डॉक्टर विजय केलकर 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेंट पहली बार कहाँ लागू किया गया था? वेंट जो था इसको पहली बार कहाँ पे लागू किया गया था? तो फ्रांस में लागू किया गया था पहली बार वेंट को, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध मोबाइल कंपनी नोकिया किस देश की कंपनी है? नोकिया को तो सब लोग जानते होंगे, तो नोकिया किस देश की कंपनी है? तो फिनलैंड की कंपनी है नोकिया। कई बार लोगों को लगता होगा नोकिया तो भारत की कंपनी होगी, नहीं, नोकिया जो है फिनलैंड की कंपनी है, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है न्यूजीलैंड के निवासी को जाना जाता है, तो न्यूजीलैंड के निवासी को कीवी के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। और कंगारू किस देश का प्रतीक है? हमारे देश का जैसे प्रतीक बाघ होता है, वैसे कंगारू किस देश का प्रतीक है? तो कंगारू जो है ये ऑस्ट्रेलिया देश का प्रतीक है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? अब 4 ऑप्शन में सबको बताना है कि कौन जो है वो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। इसमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो देखिए पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, और लक्षद्वीप भी केंद्र शासित प्रदेश है, दादरा नगर हवेली भी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन नागालैंड तो एक राज्य है, नागालैंड की राजधानी भी कोहिमा है, यानी कि नागालैंड क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ये एक राज्य है जिसकी राजधानी कहाँ है? तो कोहिमा है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल किससे बुरी तरह प्रभावित है? ताजमहल जो है किस चीज़ से बुरी तरह प्रभावित है? तो अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन से ताजमहल जो है बुरी तरह से प्रभावित है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी दिल्ली में नहीं है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि दिल्ली की कंपनी कौन सी नहीं है। तो एयरटेल, आइडिया, हच, ये सब क्या है? तो दिल्ली की कंपनी है, लेकिन BSNL जो है ये दिल्ली में कंपनी नहीं है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय विश्वविद्यालय है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो पौंडीचेरी जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय है, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 159 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कंपनी नेस्डेक में सर्वप्रथम सूचीबद्ध हुई थी? नेस्डेक में पहली बार कौन सी भारतीय कंपनी जो थी वो सूचीबद्ध हुई थी? तो इन्फोसिस टेक्नोलॉजी जो थी ये भारतीय कंपनी जो थी, जो कि पहली बार नेस्डेक में सूचित की गई थी। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा आर्यभट्ट को कहाँ भेजा गया था? आर्यभट्ट जो थे इनको काशू पुतिन यार्ड में भेजा गया था, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निवेशक कौन है? तो भाभा परमाणु इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निवेशक कौन है? तो इसके निवेशक हैं KN व्यास। KN व्यास जो है ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है उसके निवेशक है। निवेशक या निर्देशक जो कह सकते हैं वही है KN व्यास। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है होम्योपैथिक के संस्थापक कौन थे? होम्योपैथिक जो है इसके संस्थापक थे हॉर्नेमैन जो है ये होम्योपैथिक के संस्थापक हैं। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह था, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग शेरशाह सूरी राजमार्ग के नाम से जाना जाता है? तो जो NH1 है ये शेरशाह सूरी राजमार्ग के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, जो कि एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य जो शिक्षा विकास सूचांक में अग्रणी है, ऐसा कौन सा राज्य है? 4 ऑप्शन में सबको बताना है, केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु या पौंडीचेरी। इसमें से कौन सा ऐसा राज्य जो कि शिक्षा सूचांक में अग्रणी है, सबसे आगे है? तो केरल है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। केरल में जो शिक्षा दर है वो सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम बिहार में। अगला क्वेश्चन है फिल्म मेकिंग ऑफ महात्मा के निर्देशक कौन है? फिल्म जो है मेकिंग ऑफ महात्मा इसके निर्देशक कौन थे? तो श्याम बैगनल जो थे ये मेकिंग ऑफ महात्मा के निर्देशक थे। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यौन उत्पीड़क निषेध रोकथाम का निवारण अधिनियम 2013 में किसके बचाव के लिए लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था कार्यस्थल पर महिला के बचाव के लिए लागू। सिंपल सा क्वेश्चन था, यौन उत्पीड़क निषेध रोकथाम का निवारण अधिनियम जो है जो कि 2013 में किसके बचाव के लिए लागू किया गया था? तो कार्यस्थ जो कि कार्य करने जाती थी महिला उनके बचाव के लिए लागू किया गया था इस नियम को 2013 में। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने तंबाकू के उत्पादन, वितरण और भंडारण के विज्ञापन और खपत को प्रतिबंध कर दिया? यानी कि तंबाकू उपजाने पे, उसको बांटने पे, यानी कि बेचने पे, या फिर भंडारण करने पे, रखने पे, विज्ञापन करने पे, एडवर्टाइजमेंट करने पे, इस सभी चीज़ों पर रोक लगा दिया। किस राज्य ने? तो असम राज्य ने। ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा असम राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, तो याद रखेगा हेमंत बिस्वा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपके ये जरूर रहेंगे। एक क्वेश्चन रहेगा जैसे कि किस राज्य के कौन मुख्यमंत्री है, इससे संबंधित, या रहेगा जैसे सेंट्रल में कौन की मंत्री है, इससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन जरूर रहेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सबसे प्रथम रैंक प्राप्त साइट फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग जो है सबको पता है कि फेसबुक के संस्थापक हैं। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, सबसे प्रथम रैंक प्राप्त साइट फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग।
अगला क्वेश्चन है जुरासिक उम्र के वनस्पतिक जीवाश्म कहाँ पाए गए? जुरासिक उम्र के वनस्पतिक जीवाश्म जो है वो छत्तीसगढ़ में पाए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है नई रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो नई रेल कोच फैक्ट्री का जो उद्घाटन है ये रायबरेली में हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा। रायबरेली में नई रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा भारत का पहला माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह था? चार ऑप्शन से आपको बताना है कि कौन सा भारत का पहला माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह था। तो रीसेट 1 जो है भारत का पहला माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह था। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है FDI का पूर्ण रूप क्या होता है? FDI जो है इसका पूर्ण रूप यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है FDI का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार किस स्थिति को मौलिक अधिकार बनाता? शिक्षा का जो अधिकार था ये 1 अप्रैल 2010 को मौलिक अधिकार बना था, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह मंत्रालय जो ग्रीन मंत्रालय के रूप में जाना जाता है वो कौन सा मंत्रालय है जो कि ग्रीन मंत्रालय के रूप में भी जाना जाता है? तो पर्यावरण और वन मंत्रालय जो है जिसको कि ग्रीन मंत्रालय के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय वन सेवा को अपनाया गया था। तो भारतीय वन सेवा जो है इसको 1 जुलाई 1966 को अपनाया गया था, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। 1 जुलाई वर्ष 1966 को भारतीय वन सेवा को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है पहला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कब प्रकाशित किया गया था? तो पहला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है इसको प्रकाशित किया गया था वर्ष 1955 में। वर्ष 1955 में पहला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का वन संरक्षण किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? भारत का जो वन संरक्षण है या किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन काम करता है भारत का वन संरक्षण, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि NCR का भाग नहीं है? चार ऑप्शन से आपको बताना है कौन सा जो है वो NCR का भाग नहीं है। तो मथुरा जो है NCR का भाग नहीं है, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR का भाग नहीं है मथुरा। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और 180 नंबर यानी कि 180 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है? तो सबको पता होगा नागालैंड जो है इस राज्य की राजकीय भाषा जो अंग्रेजी है। और अगर बिहार की पूछा जाए तो याद रखिएगा भोजपुरी नहीं है, हिंदी है। बिहार की राजकीय भाषा हिंदी ही है। और अगला क्वेश्चन है हमारा कनेक्टिंग इंडिया टैगलाइन किससे संबंधित है? कनेक्टिंग इंडिया टैगलाइन जो है किससे संबंधित है? तो BSNL से संबंधित है कनेक्टिंग इंडिया टैगलाइन, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किस देश का राष्ट्रीय पशु गाय है? यानी पवित्र गाय जो है नेपाल की राष्ट्रीय पशु है। जैसे हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ होता है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू होता है, वैसे ही जो गाय है ये किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो पता ही होगा आपको नेपाल का है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस देश में जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है? जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक किस देश में है? तो जापान देश में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। जापान देश में जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है। 2 बूंद जिंदगी की नारा संबंधित है। तो 2 बूंद जिंदगी ये जो नारा है किस चीज़ से संबंधित है? तो पल्स पोलियो से संबंधित है। 2 बूंद जिंदगी की नारा ये जो पल्स पोलियो है उससे संबंधित है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म सत्यजीत राय के द्वारा निर्देशित नहीं है? अब देखिए सत्यजीत राय के द्वारा निर्देशित फिल्म कौन सी नहीं है? अपार जीते, चारुलता, पाथेरी, पांचली ये सभी क्या है? तो सत्यजीत राय के द्वारा निर्देशित फिल्म का नाम है दिन सलाम बॉम्बे जो है ये सत्यजीत राय के द्वारा निर्देशित फिल्म नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस देश के द्वारा मदर टेरेसा के जन्म शताब्दी को मनाने के लिए स्टाम्प टिकट जारी किया गया था? किस देश के द्वारा जारी किया गया था? तो अमेरिका के द्वारा जारी किया गया था मदर टेरेसा के जन्म शताब्दी को मनाने के लिए स्टाम्प टिकट को, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा अमेरिका के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन पार्क स्टेडियम स्थित है। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो कानपुर में स्थित है ग्रीन पार्क स्टेडियम। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द पावर ऑफ ड्रीम किस ब्रांड की टैगलाइन से संबंधित है? तो द पावर ऑफ ड्रीम जो है ये होंडा की ब्रांड से टैगलाइन संबंधित है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा द पावर ऑफ ड्रीम। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किस फिल्म में अभिनेता प्राण ने खलनायक की बजाय नायक की अभिनेता की भूमिका निभाई थी? कौन सा फिल्म था जिसमें जो नायक है उसने जो इसका जो फिल्म का अभिनेता जो प्राण है ये हमें सभी फिल्म में क्या करता है? खलनायक यानी कि गुंडा जो बोलते हैं जिसको खलनायक बोलते हैं उसका रोल निभाता था। लेकिन उस खलनायक के बजाय उसने किस फिल्म में नायक का भूमिका यानी कि हीरो की भूमिका निभाया था? किस फिल्म में? तो जंजीर फिल्म में, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। और ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अगर पिछली बात की बात करें 2022 में उसमें पूछा गया था, हाँ 2022 या 23 में पूछा गया था कि गंगूबाई ने किस फिल्म में किस फिल्म में अपना अभिनेत्री के रूप में थी? तो गंगूबाई फिल्म में सबको पता होगा जो कौन थी, तो आलिया भट्ट थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2022 या 23 में पूछा गया था। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे।
अगला क्वेश्चन है सबसे तेज ब्राई लाइन का प्रयोग कौन करता है। तो सबसे तेज ब्राई लाइन का जो प्रयोग है ये आज तक करता है, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। आज तक जो न्यूज़ चैनल है वो सबसे तेज ब्राई लाइन का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्रेस योर सेल्फ टैग लाइन निम्न में से किस ब्रांड से संबंधित है। तो एक्सप्रेस योर सेल्फ टैग लाइन जो है ये एयरटेल से संबंधित है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ था। तो कागज़ का जो आविष्कार है ये चीन में हुआ था, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कास्ट शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया। तो कास्ट शब्द जो है पुर्तगाली से लिया गया, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले कौन आए थे विदेशी और सबसे लास्ट में कौन गए थे, तो पुर्तगाली आए थे भारत में सबसे पहले गोवा में 1510 में और सबसे लास्ट में गए थे, ठीक है, याद रखिएगा। और तंबाकू का जो पौधा था वो भारत में किसके द्वारा लाया गया था, तो पुर्तगाली के द्वारा ही लाया गया था। अगला क्वेश्चन है टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थित है। तो टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स जो है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस देश को समुद्र की रानी की उपाधि दी गई है। किस देश को समुद्र की रानी की उपाधि दी गई है। तो फ्रांस देश को समुद्र की रानी की उपाधि दी गई है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां होती है। इसका आंसर सबको पता है, 24 तीलियां होती है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य ने वर्षा का जल संचयन को अनिवार्य कर दिया। किस भारतीय राज्य ने वर्षा के जल संचयन को अनिवार्य कर दिया था। तो तमिलनाडु राज्य ने, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किसने तैयार किया। राष्ट्रपति भवन का जो डिजाइन है उसको तैयार किसने किया। तो एडविन लुटियन ने डिजाइन तैयार किया राष्ट्रपति भवन का, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। और इसका हो जाएगा इसके बाद नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इसरो की स्थापना कब की गई थी। सबको पता है वर्ष 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता ही होगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 200 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं। तो जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। आज के इस वीडियो में आपको टोटल 200 क्वेश्चन करवा चुके हैं। इससे पिछले वीडियो में भी आपको 200 क्वेश्चन करवा चुके हैं। अभी तक 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड है चैनल पे, उसको आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। इतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में 70 to 80% क्वेश्चन इसी 2-3 वीडियो जो है इसी से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग वीडियो अच्छा लगा हुआ। और अगर आप लोग इस सब का PDF लेना चाहते हैं तो ऑलरेडी बता चुके हैं ऊपर कि ओनली 10 रुपीज़ यानी कि 10 रुपये पे करना है नंबर पे 7903820891 पे। उसके बाद आपको क्या करना है उसी नंबर पर पे करके 10 रुपये इसका स्क्रीनशॉट उसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना और उसका PDF ले करके बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग अपनी एग्जाम के प्रिपरेशन को कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।